The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने डेली करंट अफेयर के सेशन को, जो कंटिन्यू है 23 मार्च से बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए। बहुत ज़्यादा ही लाभदायक। यहाँ से आपको स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली ही मिलेंगे, क्योंकि इसको बनाया ही ऐसे गया है कि आपका स्टैटिक और साथ के साथ करंट दोनों टॉपिक जो है कवर होता जाए, और इसको लिया ही जा रहा है। बहुत ही कम क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी कम कर दिया गया है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो आप और प्रैक्टिस सेट लगाना है, लेकिन फिर भी वो सारे टॉपिक जो अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट किया जा रहा है और उससे आपका करंट तैयार किया जा रहा है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस जो भी हुआ है इस चैनल पे उसको ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एफडीआई न्यूज़ में है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करंट भी बनेगा और इसके स्टैटिक पार्ट से भी बनेगा क्वेश्चन। नास्कॉम एक संस्था है, ये न्यूज़ में है, इससे भी आपका क्वेश्चन बनेगा। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये न्यूज़ में पूरे साल रहता है, तो ये स्टैटिक और करंट दोनों का पार्ट बनता है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑटोमेटिक रूट ऑफ FDI क्या होता है ये आपको आज बता दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे FDI की बात होती है वहाँ पे उसके रूट की भी बात होती है। ऑटोमेटिक रूट से या फिर गवर्नमेंट रूट से किस तरह से FDI किसी चीज़ को दी जा रही है वो चर्चा आज के करंट में होगा, और ये आपके बीपीएससी और बीएसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इससे पहले हमने अलेक्सी नावेल्नी के बारे में चर्चा किया था। रशियन पॉलिटिशियन है ये, इनकी जेल में मौत हो गई। और मंगोलिया से आपको DZ एक टॉपिक, DZs, ठीक है। ये एक क्रिटिकल टेम्परेचर का कंडीशन है जहां टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है कि हर चीज बर्फ में समा जाती है। फर्स्ट ईयर टैक्सी ये हमने डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद स्वाति जो कि वुमेन से रिलेटेड एक पोर्टल है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको शुरुआत करते हैं सबसे पहले खबर से। इंडिया अलाउड 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर में जो है 100% अलाउ कर दिया गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू, ठीक है, कि अब जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन कंपनी अपना ऑपरेशन जो है स्पेस सेक्टर में 100% इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ से कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अब ये कानून जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के थ्रू पास हुआ है, ठीक है। 100% FDI टू बी अलाउ स्पेस सेक्टर सेंटर, ठीक है, सेंटर ने ये अलाउ कर दिया है। देखिए ये न्यूज़ जो है बहुत जगह कवर हुआ है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, मनी कंट्रोल ने, टाइम्स ऑफ, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने, इन तमाम लोगों ने इसको कवर अप किया है। इसका मतलब है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत अब स्पेस सेक्टर में, ठीक है, आपको 100% का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। फॉरेन कंपनी अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है स्पेस सेक्टर में। इंडिया एम्स टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर। इंडिया का एम क्या है ऐसा करने के लिए? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि वो इंडिया चाह रहा है कि पोटेंशियल सेक्टर जो है इंडिया का मजबूत हो। कहाँ? इंडिया एम्स टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर टू इंडियन स्पेस कंपनी। इंडियन स्पेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का एक रास्ता खोल दिया गया है, ताकि जो है 7 बिलियन तक के जीडीपी का कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस सेक्टर का। इंडिया के जीडीपी में 7 बिलियन तक का आपको कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी कंट्रीब्यूशन को इंडिया 50 बिलियन तक पहुंचाना चाह रहा है, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन 5 लाख तक का करने का एम है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। इंडिया ऐसा चाह रहा है कि स्पेस सेक्टर जो कि 7 बिलियन है जीडीपी का, उसको चाह रहा है कि 50 बिलियन किया जाए और 5 लाख जॉब क्रिएशन किया जाए स्पेस सेक्टर में, ठीक है। इसलिए जो है इस तरह का स्टेप लिया गया है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है ये समझिए आप। देखिए यही चीज़ हमने आपको बताया कि 7 बिलियन टू द नेशनल जीडीपी, कंट्रीब्यूशन कितना है 7 बिलियन का, और एम्प्लॉइज ओवर 1 लाख स्किल्ड प्रोफेशनल अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन। इसी को अब जो है इंडिया चाह रहा है कि ये 5 लाख हो जाए, ठीक है, और इसे जो है टारगेट है 50 बिलियन पहुंचाने का। तो ये इन बातों का भी आप खास ख्याल रखिएगा, खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस तरह का प्रावधान लाने का कि 100% इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर थ्रू
FDI, और ये याद रखिएगा कि ये ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट लाया गया है FDI का। FDI जब भी होता है तो इसमें दो रूट की बात होती है, एक गवर्नमेंट रूट, ठीक है, और एक होती है आपका ऑटोमेटिक रूट। तो दोनों में फर्क क्या है? ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि सरकार को, RBI को किसी तरह से, सरकार से, RBI से किसी तरह से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। जबकि गवर्नमेंट रूट से अगर आप FDI के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, तो आपको गवर्नमेंट और RBI से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो यही दोनों का फ़र्क होता है, ये आप जान लीजिए। और FDI क्या है, इसका डिफिनेशन यहाँ पर सिंपल सी भाषा में लिखा गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी और एन इंडिविजुअल, किसी कंपनी के थ्रू या किसी इंडिविजुअल के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करना, ठीक है, और इंडिया में ऑपरेशन परफॉर्म करना किसी भी बिजनेस का, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट ड्राइव ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होता है, लाभदायक होता है। ये देखिए ऑटोमेटिक रूट में हमने आपको बताया कि इसमें गवर्नमेंट और RBI का कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा रूट है? ऑटोमेटिक रूट है, ये ध्यान में रखिएगा। जबकि गवर्नमेंट रूट से अगर आप कीजिएगा तो आपको RBI और गवर्नमेंट दोनों से जो है परमिशन लेना होगा। ये एक डिफरेंस है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज किसी तरह से पूछा जा सकता है आपसे कि ऑटोमेटिक रूट और गवर्नमेंट रूट का क्या मतलब है FDI इन्वेस्टमेंट में, तो आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नास्कॉम रिलीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, पहले तो ये आप याद रखिएगा, इसका पूरा नाम DPI का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसने रिलीज किया है? ये रिलीज किया है नास्कॉम ने। इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कितनी तेज़ी से इंडिया ने हर फील्ड में अपने आप को डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, ठीक है, और किस किस फील्ड ने कितनी तेज़ी से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया है। वो है गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे स्टार्टअप हो या कॉरपोरेट्स हो, इन सारे सेक्टर में जो है जो डेटा रिलीज़ किया गया है नास्कॉम के ज़रिए रिलीज़ किया गया है, ठीक है। इंडिया टेक इंडियाज ओन फंडामेंटल DPI यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर डिजिटली आइडेंटिटी प्रोडक्ट, 3 लेयर में बांट दिया गया है। आधार से लिंक किया गया है, पेमेंट्स में आप डिजिटल हो गए हैं, और डेटा हर जगह आपसे पहले आपका डेटा पहुंच रहा है। ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। एक्सेलरेटिंग इंडिया डिजिटल इंक्लूजन रिपोर्ट, पहले तो आप ये याद रखिएगा सिंपली कि डिजिटल इंक्लूजन रिपोर्ट, इंडियाज डिजिटल इंक्लूजन रिपोर्ट किसके थ्रू आया है और ये किस पे है? ये है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये दोनों चीज़ लिंक है आपके किससे? नास्कॉम से, जो ये बताता है कि बाय 2030 तक किस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट आपको दिखने को मिलेगा। 4.2% तक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। कहाँ आप देखेंगे कि डिजिटल एंटिटीज में सक्सेसफुली एडॉप्टेशन, ये बता रहा है कि हर जगह जो है सक्सेसफुल तरीके से DPI को अडॉप्ट कर लिया गया है। चाहे वो आपको भारत डिजिटल मिशन हो, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM में बहुत तेज़ी से अपनाया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। उसके बाद ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के फील्ड में डिजिटलाइजेशन को बहुत तेज़ी से अपनाया गया है। चाहे गवर्नमेंट की बात कीजिए, स्टार्टअप की बात कीजिए, सब जगह जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया गया है। और ये बताने वाली कौन है संस्था? आप ध्यान में रखिएगा नास्कॉम के बारे में। नास्कॉम ने बताया इसको, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज। ये एक NGO है जो डिजिटल फील्ड में काम करती है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करती है, ठीक है। इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फाउंडेड इन 1988, याद रखिए कि ये गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1988 से आपके टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही है इंडिया के लिए, ठीक है। और ये कौन सी फील्ड में काम करती है? 30 साल का इनोवेटिव एक्सपीरियंस है इनका। ट्रांसफॉर्मिंग का काम कर रही है किसके? इंडिया के, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग का काम कर रही है इंडियन इंडस्ट्री के लिए। तो नास्कॉम यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नास्कॉम हो गया, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब ये देखिए, ये छूट गया था पिछले वीडियो में शायद, तो ये याद रखिएगा SBM यानी
स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के बारे में बात कर रहे थे हम लोग उस दिन, और ये वीडियो छूट गया था हमारा। तो ये है आपका इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम, पहले वाले का हमने बताया था 2014 से 19, और ये है दूसरा फेज SBGM का, सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2021 से 2024-25। तो आगे देखिए आज क्या है, जियोंग बॉर्डर डिफेंस विलेज, ये जो है एक लोकेशन है जो अभी न्यूज़ में है। इन रिसेंट डेवलपमेंट अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, जब LAC की बात हो तो मतलब कि चाइना इन्वॉल्व है यहाँ, ठीक है। और LOC की बात हो तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए पाकिस्तान, ठीक है। ये दो जिससे हम हैं परेशान, ठीक है। आगे आपको इन रिसेंट डेवलपमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना, चाइनीज नेशनल हैव बिगन ऑक्युपाइंग प्रीवियसली वैकेंट जगह पे अब ये क्या कर रहे हैं, गांव बसाना शुरू कर रहे हैं। और वो दो लोकेशन जो सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में है, तवांग वैली एंड आपका लोहित वैली, ये दो लोकेशन पे जो है आपको अभी फिर से इनकी हरकत देखी जा रही है। नोटेबल एरियाज ऑफ ऑक्यूपेशन इंक्लूड विलेजेस अक्रॉस फ्रॉम लोहित वैली एंड तवांग। ये दोनों, ये एक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जो है आपके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। एक तवांग यहाँ हो गया और लोहित यहाँ हो गया। ये लोकेशन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि डायरेक्ट आपसे जियोंग बॉर्डर का नाम देके पूछ लेगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, क्योंकि चाइना का बाउंड्री जो है आपके HP से शुरू होता है, UK, उसके बाद आपको पूरा नेपाल जो कि तिब्बत रीजन कहलाता है, और उसके बाद फिर आपका सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया जो है चाइना के साथ बाउंड्री शेयर होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसमें सब 2000 किलोमीटर का जो एरिया है डिस्प्यूटेड एरिया है, जहां बहुत ज़्यादा आपको डिस्प्यूट देखने को मिलता है। सबसे पहले LAC इन रिस्पॉन्स टू चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, इंडिया हैज़ इंटेंसिफाइड एफर्ट टू इनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस 2019 से जो है इस एरिया को इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है अपना। इंडिया भी दिखा रहा है इस क्या प्रोग्राम चल रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है। ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का प्रोग्राम 2019 से चल रहा है इंडिया का। इसके तहत जो है 663 बॉर्डर विलेज को डेवलप करना है, सीमा पर के गांव को डेवलप करना है। इसमें से 17 सेलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट अलोंग द चाइना इंडिया, ठीक है। 17 जो लोकेशन है चाइना इंडिया के बॉर्डर पे है, जो काफ़ी विवादित रहता है। यहीं पर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके 17 विलेज ऐसे हैं जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, और जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है, जो कि आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तवांग वैली के पास डेवलपमेंट चल रहा है BRO के थ्रू BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको भी आगे देख लेंगे हम लोग। ये आपको याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 663 विलेज के लिए चल रहा है, और ये है क्या, बॉर्डर एरिया विलेज को डेवलप करना। द LAC सर्व द बाउंड्री सेपरेटिंग इंडिया कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइना कंट्रोल टेरिटरी, ठीक है। दोनों टेरिटरी के बीच में जो ये है बाउंड्री है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इंडिया एसेट द लेंथ ऑफ LAC टू बी, कितना लेंथ है, 3488 किलोमीटर, वेयर एज चाइना कंटेंट्स इट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2000 किलोमीटर में इसमें चाइना क्लेम करता है, जो कि सिर्फ क्लेम ही कर सकता है और डिस्टर्ब करता है, ठीक है। और ये कौन कौन सा रीजन है इसको आप जान के रखिएगा। एक वेस्टर्न रीजन, ये लद्दाख में हो गया, ये भी कंट्रोवर्शियल है। मिडिल सेक्टर में आपका उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, और ईस्टर्न सेंटर में आपको सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है। ये मेजर एरिया हैं जहाँ पे के 17 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अभी वही फिर से एक्सपेंशन शुरू कर दिया है चाइना ने, इस वजह से अभी ये फिर से न्यूज़ में आया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, द BRO हैज़ कंप्लीटेड 90 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर ऑफ कितने के बजट से, 2941 करोड़ के बजट से 90 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है BRO ने। BRO के बारे में आप ध्यान में रखिए कि ये 7 मई 1960 को बनी थी, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान में रखिएगा, और ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये 1960 में बनी थी, और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका काम है बॉर्डर रोड
ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंडिया के सीमा से लगे हुए, इंडिया के पड़ोसी मुल्कों के बाउंड्रीज से लगे हुए एरिया को डेवलप करने का काम बीआरओ का ही है, चाहे वो पाकिस्तान से शेयरिंग बॉर्डर हो, चाइना से हो, अफगानिस्तान से हो, सिक्किम से हो, तिब्बत से हो, ये सबका डेवलपमेंट का काम बीआरओ देखती है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ये देखिए ये लोकेशन है, ये पूरा इंडिया है, ठीक है, इसको आप इंडिया कीजिए पहले, ये पूरा इंडिया है, ठीक है। यही कंट्रोवर्शियल एरिया है, जहाँ जहाँ डिस्प्यूट है वो आपको दिखा दिया गया है इस मैप के ज़रिए। ये पूरा भारत है, ठीक है, ये पूरा भारत है। उसके बाद आपको देखिए ये जोन चाइना से टच करता है, ये बाउंड्री जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये चाइना से, ये आपका पूरा तिब्बत वाला रीजन, ये फिर चाइना, ये सब कंट्रोवर्शियल होता रहता है। यहीं पे आपका 17 प्रोजेक्ट ऐसा है इंडिया के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, जिससे डिस्प्यूट चलता रहता है और लोकेशन न्यूज़ में आता रहता है, जो आपके एग्जाम का क्वेश्चन बनता है फिर, ठीक है। टोटल लेंथ हम बाउंड्री कितनी शेयर करते हैं, 40-57, ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका इससे पहले सबसे बड़ी बाउंड्री किससे हम शेयर करते हैं, बांग्लादेश से, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पे चाइना से बाउंड्री शेयर करते हैं और तीसरे पे पाकिस्तान से। ये जानकारी सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो आज आपको बताया गया, आपके स्टैटिक पार्ट से भी लिंक करके बताया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी 3.0 में देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए और आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।